Good morning students, I am Jaspreet Singh Sandhu. You are welcome in Sandhu classes. Today discuss on thyroid gland. तो इससे पहले अपने जो लास्ट क्लासेस थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं बिटवीन डिफरेंस इन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड एंड उनकी पोजीशन देख चुके हैं कि कहाँ पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है आवर बॉडी में। और उसके बाद अपनों ने की थी पीनियल ग्लैंड को अच्छी तरह किया था। उसके बाद लास्ट डे अपने ने की थी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो टुडे क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ रीट, कांस्टेबल, सीटेट, रेलवे, पटवार। ठीक है, तो आज की वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपके बहुत सी होने वाली जो कंफ्यूजन आपके माइंड में रहती हैं ग्लैंड के प्रति वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर होंगी। तो नाउ डिस्कस ऑन थायराइड ग्लैंड। तो जो स्टूडेंट्स थायराइड ग्लैंड होती है सबसे फर्स्ट बात अपने करेंगे वो पाई कहाँ पे जाती है। वो पाई जाती है गले में। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उस डायग्राम को अच्छी तरह से देखें। उसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों टाइप का अग्र और पश्च भाग का डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद अपन ने डिस्कस कर लिया ये पाई कहाँ पे जाती है। ये पाई जाती है गले में पाई जाती है। तो कई बार पूछ लेते हैं इसका वेट कितना होता है। वेट होता है 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम इसका वेट होता है। इसकी जो शेप होती है स्टूडेंट्स, इसकी शेप ऐसे होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्लैंड होती है। इस शेप को कहते हैं टी शेप, सॉरी एच शेप, या इसको कहते हैं बटरफ्लाई शेप। इससे अपने क्या क्लियर हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी शेप कैसी होती है। या तो वहां पे एच पूछा जाता है, एच आ गया ऑप्शन में तो एच से करेंगे। अगर बटरफ्लाई जैसे लिखा हुआ तो बटरफ्लाई को अपने क्लियर करेंगे। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे बना देता हूं, यहाँ पे इस साइड में पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड की जो पृष्ठ सतह होती है, सरफेस होती है, वहां पे पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाएगी। क्लियर। और यहीं पे एक संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं लेरिक्स। क्या कहते हैं? लेरिक्स। लेरिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ वॉइस। जो अपने बोलते हैं, बोलने के इस हिसाब से अपने देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है लेरिंग्स की। तो लेरिंग्स जो संरचनाएं होती हैं स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। जो स्मॉल होती है वो पाई जाती है स्टूडेंट्स किस में पाई जाएंगी? स्मॉल पाई जाएंगी लेडीज में, फीमेल में। किस में पाई जाएंगी? फीमेल में पाई जाएंगी। और जो मेल में पाई जाएंगी वो पाई जाएंगी लार्ज पाई जाएंगी। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट होने का इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि आपने सुना होगा एक होता है तारतव और एक होती है तीव्रता। तारतव होता है चुभन होती है, पिच होती है, जो अपने कान में चुभने वाली चीज होती है। लेडीज की आप सुनते रहो आवाज 10 मिनट, 5 मिनट सुनोगे खुशी महसूस होगी, लेकिन ज्यादा टाइम सुनोगे भाई शादी हो जाएगी उसके बाद तो पिच कहने कान पे आपको पिच चुभने लगी हुई आवाज, चुभन। तो इसकी जो पिच होगी वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। और तीव्रता होगी कम होगी। तीव्रता से अपने देखें तो तीव्रता क्या होती है? दूरी, कितनी दूरी तक आवाज जाती है। लेडीज की आवाज कम दूरी तक जाएगी लेकिन वो पिच होगी वो ज्यादा होगी। तो छोटे लेरिंग्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल देख लिए अपने। मच्छर जो होगा छोटे लेरिंग्स वाला, और देख लें महिला होगी छोटे, कोयल। ठीक है, फीमेल जाति ज्यादातर इसी में आती हैं, बुरा मत मानना लड़कियों। तो अपने देखते हैं मेल। जो मेल होते हैं स्टूडेंट्स उनमें ये लार्ज होती क्यों है? सबसे पहले ये बात, लेरिंग्स जो लार्ज क्यों होते हैं, बड़े क्यों होते हैं, इनका कारण होता है इनमें एक मांसपेशियों की परत पाई जाती है जिसे एप्पल एडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्पल एडल कहते हैं। इसके कारण ये क्या होता है? बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें जो तीव्रता की बात करें वो होती है ज़्यादा
और तारतव की बात करें वो होता है कम। ठीक है, इसी के कारण जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज में भारीपन आता है और दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, लेडीज की आवाज अपनी लेडीज बोलेगी और जेंट्स बोलेंगी, जो लेडीज बोलेगी उनकी दूरी कम होगी, कम दूरी तक सुनाई देगी आवाज उनकी, और जो पुरुष होंगे उनकी अधिक दूरी तक सुनाई देगी। और जो तारतव की बात करें, चुभन होगी, वो लेडीज की आवाज में ज्यादा होगी और पुरुष की आवाज में कम होगी। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपने शरीर की जो थायराइड ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है बच्चों, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, थायराइड। थायराइड ग्लैंड को चाहिए आयोडीन, क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो उसकी मात्रा क्या है, किस प्रकार से अपने शरीर में किया गया है। अपना ब्लड की बात देखें, 100 ml अपना ब्लड है, 100 ml में 0.3 ग्राम आयोडीन होना चाहिए, नॉर्मल है 0.3 ग्राम। अगर अपनी पूरी बॉडी की बात करें तो एक व्यक्ति है, उसको एक दिन में कितना आयोडीन खाना चाहिए या सेवन करना चाहिए, वो होगा 120 मिलीग्राम। कितना होगा, 120 मिलीग्राम जो आयोडीन है एक व्यक्ति को एक दिन में खाना चाहिए। इसके बाद यहीं पे अपने देख लें, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की 100 ml ब्लड में कितनी मात्रा होती है, कैल्शियम की जो 100 ml ब्लड होगा उसमें कितनी मात्रा होगी, वो होगी 12 मिलीग्राम। और जो एक व्यक्ति के शरीर में कितना कैल्शियम पाया जाता है, एक व्यक्ति के शरीर में 1 किलो कैल्शियम पाया जाता है। स्टूडेंट, कितना कैल्शियम पाया जाता है, 1 किलो। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, कहीं भी पूछी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। कौन सी, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। क्लियर, इसके बारे आगे अपने डिस्कस करेंगे कि जो इससे हार्मोन स्रावित होते हैं, जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होंगे बच्चों, वो सभी हार्मोन कैसे होते हैं, निष्क्रिय हार्मोन होते हैं। निष्क्रिय, अनएक्टिव हार्मोन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ये क्वेश्चन आने वाला चीज है। ये हार्मोन क्या करते हैं, सेक्रिएशन के साथ साथ, हार्मोन का सेक्रिएशन होगा थायराइड ग्रंथि में और साथ साथ स्टोरेज भी होगा। वेरी गुड, और बहुत अच्छी चीज बताई गई है। जैसे जैसे इसमें सेक्रिएशन होगा वैसे ही इसमें क्या होगा, स्टोरेज भी होगा। तो अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं हम एक दिन में कितना आयोडीन ग्रहण कर लेते हैं। हम अपने एक दिन में 100 से 500 माइक्रोग्राम, कितना माइक्रोग्राम आयोडीन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना ये चीजें। 100 से 500 माइक्रोग्राम आयोडीन अपने एक दिन में ग्रहण कर लेते हैं, एक दिन में ग्रहण करते हैं। क्लियर, अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो अपने एक दिन में 120 माइक्रोग्राम में देख लें, माइक्रोग्राम जो आयोडीन का सेवन करते हैं उसमें से 40 माइक्रोग्राम जो आयोडीन होगा वो क्या होगा, वापस रक्त में चला जाएगा, रक्त में चला जाएगा। तो यूज कितना हुआ, 80 माइक्रोग्राम आयोडीन का ही शरीर में यूज होता है बच्चों। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं बच्चों। एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, और दूसरा होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन।
कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, एक कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। अपने बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन को बच्चों कहते हैं आयोडीन मुक्त हार्मोन। क्या कहते हैं? आयोडीन मुक्त हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका संश्लेषण होगा थायराइड हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का, उसके लिए 2 पदार्थ होते हैं जिनके कारण इसका संश्लेषण होता है। वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, ये ग्लैंड बहुत पूछी जाती है, क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे आज की वीडियो लंबी हो सकती है, देखते रहें। जो T3 होती है इसका पूरा नाम होता है ट्राई आयोडो थायरोनीन। इसका क्या होगा? 4 है इसलिए टेट्रा आयोडो थायरोनीन। ठीक है, इस प्रकार से इसके नाम होते हैं। अब बात करते हैं T3 जो होता है T4 से, T3 जो होता है T4 से ज़्यादा पावरफुल होता है, 4 से ज़्यादा शक्तिशाली या पावरफुल होता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन का। इसके वर्क की बात करें, इसके कार्य की बात करें तो नंबर इसका एक कार्य होता है जो अपनी मानसिक मेंटली, शारीरिक फिजिकली और जननिक वृद्धि जो होती है, ग्रोथ होती है, उस पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो लेडीज होंगी, जो महिलाएं होंगी, उनमें कल भी बताया था MC जो साइकिल होगा, मिस्ट्रल साइकिल होगा, उसका नियमन करती हैं या नियंत्रण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब करने जा रहे हैं, कहीं उठ के मत जाइए, पूरी वीडियो देखना। इसके बाद BMR रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है बच्चों। BMR रेट का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। और BMR की फुल अपने देखें डेफिनेशन क्या होती है, शरीर में ऊर्जा बनने की दर क्या होती है, शरीर में ऊर्जा बनने की जो दर होती है, जो रेट होती है, उसे ही क्या कहते हैं, BMR कहते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो BMR होगी बच्चों वो वेट के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। और जो BMR होगी वो एनर्जी के क्या होगी, समानुपाती। अर्थात जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी BMR कम होगी, जिसका वेट कम होगा उसकी BMR ज्यादा होगी। आप देख लो, एनर्जी भी इसी हिसाब है, BMR जिसकी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक मोटा बंदा है, एक पतला बंदा है, दोनों में लड़ाई करा दें तो क्या होगा, मोटा बंदा, उसको एक बार अच्छी तरह से लगी पतलू के तो वो चित्त हो गया। अदरवाइज जो मोटा होगा, थोड़ा सा टाइम लग गया ना, 3-4 मिनट उसको लगे, मोटा थक जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी है। क्योंकि BMR वेट ज़्यादा, BMR कम होगी, उसमें एनर्जी कम बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है जो उपापचयी क्रियाएं होंगी बच्चों, उपापचयी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को मेन कार्य क्या होता है, मेन कार्य होता है जो लीवर, जो कार्य होता है ना, मेन कार्य है विटामिन और लीवर जो होते हैं उनके साथ कार्य करना होता है, लीवर के साथ कार्य करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसका एक कार्य और होता है, कार्य क्या है, जो अपनी तंत्रिका सेल्स होती हैं, नर्वस सेल्स होती हैं, स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, दोस्तों, उस पे ऊपर एक शीट पाई जाती है, उसके ऊपर एक शीट पाई जाती है, वो शीट बनी होती है, किसकी बनी होती है, माइलिन की शीट बनी होती है। और ये माइलिन जो है वो कहाँ से आता है, थायरोक्सिन हार्मोन से आता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ये बातें ध्यान से सुनना क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो अपने शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो सबसे पहले अपने देखते हैं हार्ट बीट, मतलब हृदय धड़कन बढ़ जाएगी बच्चों। हृदय धड़कन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अपने थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और नंबर 3 जो आरबीसी होगी, आरबीसी की संख्या भी बढ़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से सुनना बच्चों। और जो जैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी शरीर में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन मतलब संकुंचन होगा। ज्यादा संकुंचन हुआ तो बच्चों क्या होगा? मांसपेशियों में कार्य होगा। तो क्या होगा? भूख लगेगी। भूख क्यों लगती है? क्योंकि मांसपेशियों में संकुंचन होता है तो पाचन ज्यादा होता है तो भूख लगेगी तो अपने कुछ ना कुछ तो खाएंगे। तो जैसे ही कई बार इस बहुत ज्यादा एक बीमारी हो जाती है, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, डायरिया। क्या सुना होगा? डायरिया बच्चों, ये ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज है। डायरिया जो होता है वो किसकी अधिकता से फैलता है? डायरिया फैलता है थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से। किससे? थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से क्या फैलता है? डायरिया फैलता है। बहुत अच्छी चीज है बच्चों। इसके बाद देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होगी? वृद्धि होगी बच्चों। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो लास्ट है प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है, उनके उपापचय में भी क्या होगा? क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। यहाँ इतनी बात बच्चों आपके ध्यान में आई, समझ आई तो मेरा आज की ये जो क्लास है बहुत सफल हो गई समझो, ठीक है। बढ़ेंगी सभी चीजें बढ़ेंगी। एक चीज ही डायरिया के साथ एक ही नुकसान होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की ज्यादा अधिकता होगी तो क्या होगा? डायरिया रोग हो जाएगा। जल्दी से अपने देख लेते हैं इसकी कमी से और अधिकता से होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कमी और अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रोग की बात करें, कमी के बारे में बात करते हैं, कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले देखते हैं बाल्यावस्था। बच्चा जब कितने साल का होगा? 5 से 12 वर्ष के बीच का होगा। कहाँ से? 5 से 12। इसमें एक रोग होता है जिसे कहते हैं जड़ मानवता रोग। क्या कहते हैं? जड़ मानवता। और इसे जो नाम पेपरों में पूछा जाता है वो होता है क्रिटेनिज्म। क्या होता है? क्रिटेनिज्म। क्या होता है बच्चों? क्रिटेनिज्म होता है। इसमें क्या होगा? जड़ का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा, बोनापन होगा। कहने का मतलब सब चीजें कम होती जाएंगी। बोनापन होगा तो पेट बाहर की तरफ निकलेगा। और जो जनन अंग होंगे, जहां अर्ध जनन अंगों का क्या होगा? विकास होगा। जनन अंगों का पूरी तरह से विकास नहीं होगा। और जब बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, आदमी बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 15+ मान लो आपने, 15+, ठीक है। तो एक रोग होगा मिक्सीडीमा रोग। मिक्सीडीमा रोग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या होगा आप सब समझाएंगे। बीएमआर रेट कम हो जाएगी। बीएमआर रेट कम हो जाएगी तो क्या होगा? मोटापा आ जाएगा। मोटू बन जाओगे आप। मोटापा आ जाएगा बच्चों। मोटापा आ जाएगा तो क्या होगा? जो फैटी टिश्यू होंगे शरीर पे, उसका क्या होगा? फैटी टिश्यू होंगे, तभी आप मोटे होगे ना। फैटी टिश्यू का क्या होगा? जमाव हो जाएगा। अब इसकी अधिकता से देखते हैं, इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों? इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं? जल्दी से देखो, कोई अपने को जल्दी इतनी भी नहीं है। देखो इधर देखो। बाल्यावस्था की बात करें सबसे पहले अधिकता से। बाल्यावस्था में आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं या कई बार बड़ों के भी क्या होता है? एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं ग्रेव रोग।
छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, ये आंखों की पुतलियों के नीचे क्या हो जाता है, श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। आंखों की पुतलियों के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। नेत्र गोलक बाहर निकल, नेत्र गोलक जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, नेत्र गोलक क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और लास्ट होता है, बड़े होंगे तो डरावनी तो होगी बच्चों, भूतनी तो बनेगा बंदा, या भूत बनेगा, लेडीज भूतनी बनेगी, जेंट्स भूत बनेंगे, तिरछी दृष्टि हो जाती है। क्लियर। और एक रोग और जाता है पलूमर रोग। कौन सा, पलूमर रोग हो जाता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया बाल्यावस्था का, इसके बाद बात करते हैं वयस्क। वयस्क में क्या होगा, मिक्सिडीमा का उल्टा होगा। मिक्सिडीमा का उल्टा मतलब बीएमआर रेट बढ़ जाएगी बच्चों। क्या होगा, बीएमआर रेट बढ़ेगी, बढ़ेगी तो भार क्या होगा, भार कम होगा, जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है। थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाएंगी, थायराइड ग्रंथि में क्या होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होंगी, जगह जगह गांठें बन जाएंगी बच्चों। क्या होंगी, जगह जगह गांठें बन जाएंगी। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोग जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो इसी ग्रंथि से संबंधित है, वो होता है हाशीमाटा रोग। हाशीमाटा रोग बच्चों किसी की कमी से नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब अपनी थायराइड ग्रंथि होती है, थायरॉयड जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, क्या करेगी, सही ढंग से काम नहीं करते। सही ढंग से कोई बंदा सही ढंग से काम नहीं करता तो अपने क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं। उसका इलाज करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से देंगे दवाइयाँ देंगे, मेडिसिन देंगे। मेडिसिन देंगे तो जैसे ही मेडिसिन शरीर में गई तो अपने शरीर में बनती हैं एंटीबॉडीज। वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इनका क्या करेंगी, विरोध करेंगी। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, थायराइड ग्रंथि को ही क्या कर देंगी, समाप्त कर देंगी, नष्ट कर देंगी। इसीलिए इसको रोग को क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो बच्चों देख लेते हैं सेकंड, अपना जो कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात करें, कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन चीज़ होती है इसमें कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है, इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम का स्तर होगा वो कम होगा और फॉस्फेट का स्तर बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। कई बार पूछ लेते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन कार्य करता है किसके विपरीत कार्य करता है। ये एक तो करता है विटामिन डी के विपरीत और एक करता है पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन जो होगा उसके विपरीत काम करेगा। ठीक है। इसकी देख लेते हैं, ये होता है सूरज बच्चों। क्या होता है, सूरज होता है। सूरज होगा, सूरज से निकलेंगी यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। ये अपनी होती है स्किन। अपनी स्किन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। अपनी स्किन में होता है कोलेस्ट्रॉल। जब यूवी किरणें अपनी स्किन पर आती हैं, टकराती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल चेंज हो जाता है कैल्शियम में। ये तो काम हो गया अपना विटामिन डी का, लेकिन इसके विपरीत ही काम किस में हो रहा है, कैल्सीटोनिन में। इसीलिए कैल्सीटोनिन को क्या कहते हैं, कैल्शियम का टोनिन मतलब टॉक्सिन होता है। इसको एक नाम और होता है, इसका नाम होता है थायरो कैल्सीटोनिन। इस नाम से भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात कर लेते हैं घेंगा। आपने घेंगा सुना होगा, आपको जो स्क्रीन है उस पर एक डायरेक्ट चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। घेंगा रोग क्या होता है, घेंगा रोग होता है बच्चों किसकी कमी से होता है, पूछा जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये अपनी थायराइड ग्रंथि है बच्चों। थायराइड ग्रंथि को जरूरत होती है आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है,
आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, आयोडीन की जरूरत होगी तो वो क्या करेगी आप भी सोचिए। वो अवशोषण करना चाहती है थायराइड ग्रंथि का, लेकिन अपने को थायराइड ग्रंथि आयोडीन का अवशोषण करना चाहती है, लेकिन कहीं भी पास में आयोडीन नहीं है, कहीं भी पास में आयोडीन नहीं है। आप भी देख लो, आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप क्या कर रहे हो, भटक रहे हो, इधर उधर फैलाव कर रहे हो अपने जीवन में, कहीं जहां जा रहे हो कहीं वहां जा रहे हो। ठीक है, फैलाव कर रहे हो ना, उसी प्रकार ये ग्रंथि भी फैलाव करती है और क्या करती है, सूज जाती है, दूर फैलाव करती है, आयोडीन को अवशोषण करने के लिए फैलाव करती रहती है। इसी को ही क्या कहते हैं, घेंगा। क्या कहते हैं, घेंगा कह देते हैं बच्चों, गंड कह देते हैं। और एक नाम और होता है गोइटर। कई बार पिछली बार गोइटर पूछा तो बच्चों को पता ही नहीं था गोइटर होता रोग कैसे, कौन सा रोग होता है। अब बात कर लें जो समुद्री एरिया होता है, समुद्री एरिया में रहने वाले लोगों को समुद्री स्थानों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको घेंगा बहुत कम होता है, क्योंकि समुद्री जो पानी होता है वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। और इसी बात सेकंड बात करें, जो पहाड़ी इलाके होते हैं बच्चों, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार का घेंगा होता है, उनमें होता है एंडेमिक घेंगा। इसको कहते हैं स्थानीय घेंगा भी कहते हैं, स्थानीय घेंगा भी कहते हैं। इसमें गला सूज जाता है। ठीक है, लो स्टूडेंट, अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अपने थायराइड ग्रंथि के बारे में जितना मैं आपको करवा सकता था कंपटीशन के हिसाब से, भाई कंपटीशन में ये चीज़ें आ सकती हैं, एरिया ऑफ कंपटीशन के बारे में जितना अपने बता सकते थे, कंपटीशन का जितना क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको छोटी से छोटी चीज़ बता चुका हूँ और अच्छी तरह से समझाया भी है। तो आपका क्या हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको फिर भी ये वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप कमेंट करके एडवाइस दें कि सर ऐसे नहीं ऐसे करवाओ, तो अपने वैसे ही शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एडवाइस दो तो सही। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लंबी जरूर थी आज की वीडियो, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो बनी है। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो कल अपने करेंगे बच्चों पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह रखा, सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार, थैंक यू।